चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग अध्यास भाष्य एवं भामती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इस विचार क्रम में कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों के द्वारा की गई। वह यात्रा एक पड़ाव पर आकर के रुकी है। उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए पाठ को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अध्यास का लक्षण तत्तद आचार्यों के यहाँ भिन्न भिन्न है। कुछ आचार्य अन्यत्र धर्मावभासः अध्यासः इस प्रकार मानते हैं, यानी आत्मख्याति। बौद्ध कुछ लोग यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबंधन ऐसा मानते हैं, ख्यातिवादी। कुछ लोग उससे उनका जो मत उससे असंतुष्ट होकर के यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम चक्षते ऐसा मानते हैं। यह अन्यथा ख्यातिवादी हैं, नैयायिक हैं। इनका यह जो मत है, इसी मत पे हमारा विचार प्रवर्तित है। जैसा कि मैं कल के पाठ से एक बार आपको परिचित करा दूं कि रजतार्थी जो है, यानी रजत को प्राप्त करने का इच्छुक, रजत मुझे प्राप्त हो इस प्रकार के भावना से युक्त जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पूर्ववर्ती वस्तु में जो प्रवृत्ति हो रही है और जो सामानाधिकरण्य व्यपदेश कर रहा है, इदम रजतम, यह रजतम इदम इस प्रकार के प्रत्यय से उसकी प्रवृत्ति हो रही है और सामानाधिकरण्य व्यपदेश हो रहा है। क्योंकि वह पूर्ववर्ती वस्तु में रजत को मान गया, रजत की भावना कर लिया है, रजत उसको समझ में आ रहा है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो रही है उसको उठाने के लिए और सामानाधिकरण्य व्यपदेश भी कर रहा है। ठीक है। और यह बात जो है रजतमिदम इस प्रकार के प्रत्यय से ही यह प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य व्यपदेश सिद्ध होती है। ठीक है, सिद्ध होता है। बात समझ रहे, यह बात स्पष्ट होती है कि कोई कहे कि नहीं वहां ग्रहण और स्मरण, क्योंकि पीछे बात चली थी कि रजतांश में क्या स्मरण रूपता है, इदमांश में ग्रहण रूपता है, यानी प्रत्यक्ष है। ग्रहण स्मरण और उसका जो विषय कौन, सुक्ति और रजत, इनका परस्पर अग्रह मात्र से भेद ग्रह मतलब भेद ग्रह नहीं हुआ, भेदाग्रह मात्र से उस रजतार्थी की पूर्ववर्ती वस्तु में प्रवृत्ति हो रही है और सामानाधिकरण्य व्यपदेश कर रहा है। यदि कोई ऐसा कहे तो न, ऐसा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि चेतन व्यवहार जो है, यानी उस चेतन का जो प्रवर्तन है, प्रवृत्ति है और सामानाधिकरण्य व्यपदेश, ये ग्रहण निबंधन है, नामक ग्रहण मूलक है। ये अग्रहण मूलक नहीं हो सकता, भ्रम मूलक नहीं हो सकता। यदि आप कहे कि रजतार्थी की प्रवृत्ति जो पूर्ववर्ती वस्तु में या सामानाधिकरण्य का व्यपदेश जो हो रहा है वो अग्रह मात्र से हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चेतन व्यवहार जो है कभी भी अग्रहण निबंधन नहीं हो सकता है, वो ग्रहण निबंधन ही है। ठीक है। यह और दूसरी बात, यह भी बात चली थी कि किसी ने कहा कि चेतन की जो प्रवृत्ति हो रही है और सामानाधिकरण्य व्यपदेश जो है, इसमें केवल अग्रह मात्र ही प्रयोजक है। यदि आप ऐसा कहे तो आप नहीं कह सकते। एक चीज आपको और उसमें जोड़ना होगा, वो चीज क्या है? समीचीन ज्ञान सारूप्य।
समीचीन ज्ञान सारूप्य होने के कारण, यानी बाजार में जिस प्रकार का रजत देखा ठीक उसी प्रकार का रजत उसको दिख रहा है सामने, इसलिए वो दौड़े हुए जा रहा है और इदम रजतम कह रहा है। कोई पूछ रहा है क्यों दौड़ रहे हो, तो कह रहा है कि इदम रजतम, ये रजत है, देखो ये रजत मिल रहा है, इसको देख करके एकदम मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है समीचीन ज्ञान सारूप्य भी हेतु है। तो अब जहां समीचीन ज्ञान सारूप्य कहा तो वहां पूर्व पक्षी अपना पूर्व पक्ष खड़ा किया। ये बताओ कि समीचीन ज्ञान सारूप्य ज्ञात होकर के पूर्ववर्ती द्रव्य में प्रवृत्ति और सामानाधिकरण व्यपदेश का हेतु है कि अज्ञात होकर के सत्ता मात्र है। ठीक है, यह बात चली थी कि समीचीन ज्ञान सारूप्यम गृह्यमाणम व व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अगृह्यमाणम व सत्ता मात्रेण। ठीक है, ये दो प्रश्न रहा। ठीक है, दो मतलब दो पक्ष रखा, ज्ञात होकर के प्रवृत्ति में हेतु है, व्यवहार प्रवृत्ति में कि अज्ञात होकर के समीचीन ज्ञान सारूप्य। यदि हम कह दे कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है वो ज्ञात है, ज्ञात होकर के रजतादि प्रवृत्ति और समानाधिकरण व्यपदेश इसमें हेतु है, तो वहां दो बातें, किन रूप से ज्ञात है ये बताओ। समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः ज्ञानयोः एतद रूप से ज्ञात होकर के प्रवृत्ति और समानाधिकरण में हेतु है कि अनयोः ज्ञानयोः मिथा स्वरूपतः विषयतश्च मिथा भेदाग्रह एतद रूप से ज्ञात होकर के प्रवृत्ति और समानाधिकरण व्यपदेश में हेतु। किन रूप से असमीचीन ज्ञान ज्ञात है। यदि हम कह दे कि समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः ज्ञानयोः इदम रजतम, इस रूप से ज्ञात होकर के प्रवृत्ति और सामानाधिकरण का हेतु है, तो यह आप नहीं कह सकते। क्योंकि समीचीन ज्ञान सारूप्य समीचीन ज्ञान के समान व्यवहार का प्रवर्तक नहीं हो सकता। जिस प्रकार सही का ज्ञान व्यवहार का प्रवर्तक होता है, उस प्रकार समीचीन ज्ञान सारूप्य व्यवहार का प्रवर्तक नहीं हो सकता। जैसे आप शिवादत्त है, आप परीक्षित है, आप यहाँ हैं तो आपको मैं परीक्षित समझ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि परीक्षित देखो ना ये बात हो गई, देखो ना वो बात हो। परीक्षित का लोन यहाँ खड़ा हो, शिवादत्त का लोन खड़ा हो, पुतला खड़ा हो, तो हम ये बात कहेंगे, क्योंकि सारूप्यता तो है, समीचीन ज्ञान सारूप्य है। समझ में आ रहा? तो हम ये बात कहेंगे कि देखो ना परीक्षित, देखो ना ये बात हो गई, वो बात हो गई, ये बात कहेंगे? नहीं कहेंगे। जिस प्रकार एतावता क्या है कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है समीचीन ज्ञान के समान व्यवहार का प्रवर्तक नहीं। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो गो सदृश गवय होता है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, यह समीचीन ज्ञान सारूप्य जो ज्ञान है, यह ज्ञान गवार्थी को गवय में प्रवृत्त कराए? नहीं, प्रवृत्त नहीं कराता। एतावता हम क्या कहेंगे कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है समीचीन ज्ञान के समान व्यवहार का प्रवर्तक नहीं है। ठीक है, दूसरा पक्ष जो था कि अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतः विषयतश्च मिथा भेदाग्रह एतद रूप से समीचीन ज्ञान सारूप्य ज्ञात है। यदि हम ऐसा कहें तो पहली बात सुनो कि अनयोः कहने पर, भेदाग्रह होने पर अनयोः इस प्रकार का ज्ञान क्या है, हो ही नहीं सकता। पराहतम खंडिता, भेदाग्रह अनयोः इति न भवति, और अनयोः इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है तो भेदाग्रहणम च न भवति, न को जोड़ लीजिए, भेदाग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए दो विकल्प जो रहा है दोनों ठीक नहीं है। न एतद रूप से ज्ञात है समीचीन ज्ञान सारूप्य, न एतद रूप से ज्ञात है। तब हम कहां चले जाएंगे? पूर्व में जो बात शुरू में दो पक्ष रखी गई, दो पक्ष रखा गया था कि समीचीन ज्ञान सारूप्यम गृह्यमाणम सद्व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अथवा अगृह्यमाणम सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, तो उस पे चल रहा है। तस्मात् सत्ता मात्रेण भेदाग्रह अग्रहीत एवं व्यवहार हेतु इति वक्तव्यम। इसलिए यह समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है, भेदाग्रह जो है, सत्ता मात्रेण गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है इति वक्तव्यम, ऐसा कहना होगा। ठीक है, यहां तक हमारी विचार यात्रा चली थी, उससे एक बार ढंग से आप लोग परिचित हुए।
अब यहां बात ये आई कि जो आप ये कह रहे हो कि सत्ता मात्रेण भेदाग्रह अग्रहीतः व्यवहार हेतु इति वक्तव्यम, यह भेदाग्रह जो है सत्ता मात्रेण गृहीत होकर के, सत्ता भेद अग्रहित होकर के, क्योंकि वहां समीचीन ज्ञान सारूप्य गृह्यमाणम व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, तो अगृह्यमाणम सत्ता मात्रेण अग्रहित। यदि हम कहे कि सत्ता मात्रेण यह भेदाग्रह अग्रहित होकर के व्यवहार का हेतु है, तो आप यहां बतलाओ कि तत्र किमयम आरोपोत्पादक्रमेण व्यवहार हेतु आह अनुत्पादितारोपः एव इति स्वतः इति पूर्व पक्ष। अब ये बताओ कि क्या यह भेदाग्रह आरोपोत्पादक क्रमेण व्यवहार का हेतु है अथवा अनुत्पादितारोपक क्रमेण स्वतः व्यवहार का हेतु है? यानी यह भेदाग्रह जो है सुक्ति और रजत का भेद ज्ञान न होना, सुक्ति इयम सुक्ति ही इदम रजतम, इस प्रकार से उसको ज्ञान नहीं हो रहा। यह भेदाग्रह जो है, यह भेदाग्रह किमयम, अयम से उसको लेंगे भेदाग्रह, अयम भेदाग्रह आरोपोत्पादक क्रमेण, मतलब पूर्ववर्ती जो वस्तु सुक्तिका दी उसमें रजत का आरोप करके व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है यह भेदाग्रह, कि बिना पूर्ववर्ती वस्तु सुक्तिकादि में रजत का आरोप किए बिना व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु किस रूप से, ये बताओ। यदि अज्ञात की बात कर रहे हो तो अब ये बताओ कि यह जो भेदाग्रह है आरोपोत्पादक क्रमेण व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है कि अनुत्पादिता रूपक क्रमेण स्वतः व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है? बात समझ में आई? किमयम आरोपोत्पादक क्रमेण मतलब आरोप को उत्पन्न करके, कहां किसका आरोप को उत्पन्न करके? तो पूर्ववर्ती जो वस्तु है सुक्तिकादि है, उस सुक्तिकादि में रजत का आरोप करके, अस्ति यत्र रजतम संस्थाप्य व्यवहार प्रवृत्ति हेतु भेदाग्रह उत आरोपम विनैव स्वतः एवं व्यवहार प्रवृत्ति हेतु भेदाग्रह। बताओ किन रूप से? बात समझ में आ रही है ना? उसको कह रहे हैं तत्र किमयम आरोपोत्पादक क्रमेण व्यवहार हेतु अनुत्पादितारोपः एव स्वतः इति वयम तो पश्यामः, हम सब क्या मानते हैं? करेंगे चेतन व्यवहार सज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्ते आरोप चेतन पूर्वकत्वानुपपत्ते आरोप ज्ञानोत्पादक क्रमेण इति, क्योंकि हम सब का सिद्धांत है कि जो चेतन ज्ञान है वह ज्ञान अज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता। चेतन व्यवहार जो है, व्यवहार प्रवृत्ति, चेतन ज्ञान जो है वह अग्रहण निबंधन नहीं हो सकता, अज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता, ज्ञात होकर के ही हो सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? यह जो पंक्ति है इस पंक्ति का पूर्व से संबंध है। पूर्व में एक पंक्ति आई थी, ग्रहण निबंधन ही चेतन से व्यवहार व्यपदेश कथम ग्रहण मात्रा भवेताम। ठीक है, यह जो बात चली थी, जो अभी मैंने कहा कि ग्रहण स्मरण इदम रजतम, यह दो बात, ग्रहण स्मरण इदमाकार प्रत्यक्षता है और रजतांश में क्या है? स्मरण रूपता है, दो अंश, ग्रहण स्मरण। तो ग्रहण स्मरण और इन दोनों का विषय जो सुक्ति और रजत, ये परस्पर क्या भेदाग्रह मतलब परस्पर अग्रहित होकर के ही व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह चेतन व्यवहार व्यपदेश कैसा है? ग्रहण निबंधन है, अग्रहण निबंधन नहीं है। कथम अग्रहण मात्रा भवेता, वो अज्ञान निबंधन, अज्ञान मूलक नहीं है। इसी पंक्ति की यहां योजना करनी चाहिए और यह पंक्ति लगाना चाहिए। क्या? वयम तु पश्यामः चेतन व्यवहार से ज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्ते आरोप ज्ञानोत्पादक क्रमेण, क्योंकि चेतन व्यवहार जो है वह अज्ञान पूर्वक हो ही नहीं सकता। चेतन व्यवहार वह अज्ञान पूर्वक हो ही नहीं सकता, मतलब वो अग्रहण निबंधन नहीं है, वो ग्रहण निबंधन ही होगा। ठीक है, चेतन व्यवहार से अज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्ते आरोपोत्पादक क्रमेण व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, जोड़िए भेदाग्रह।
इसलिए पूर्ववर्ती वस्तु जो सुक्तिकादि है, उस सुक्तिकादि में रजत का आरोप करके यह भेदाग्रह व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। बिना आरोप किए अनुत्पादिता आरोपक क्रमेण यह पक्ष ठीक नहीं है, यह बात स्पष्ट है। ठीक है, चेतन व्यवहार से अज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्ति है, मतलब अग्रहण निबंधन नहीं है, सीधी से आरोपोत्पादक क्रमेण। फिर आगे करें, ननु सत्यम चेतन व्यवहारो न ज्ञान पूर्वक किंतु अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक इति। करेंगे चलो भैया ठीक है, बात मान लिया, सत्य है कि चेतन व्यवहार अज्ञान पूर्वक नहीं है, क्योंकि अब देखिए यह ननु करके पूर्व पक्ष कर रहे हैं, अज्ञान पूर्वक नहीं है, लेकिन ले जा रहे हैं अज्ञान में ही। ठीक है, अभी अज्ञान में ही ले जाएंगे, लेकिन उसका समाधान दिया जाएगा, अभी देंगे ग्रंथकार स्वयं वाचस्पति में से। करेंगे सत्यम, चलिए भैया मैं मान रहा हूं कि चेतन व्यवहार न ज्ञान पूर्वक, चेतन व्यवहार जो है यह बात आपकी ठीक है, चलो मैं मान रहा हूं कि चेतन व्यवहार अज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता, किंतु अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक इति। ग्रहण और स्मरण यानी ग्रहण का तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्ष, स्मरण मतलब वो जो स्मृति हो रही है जो रजतांश में बैठी हुई है, तो ग्रहण और स्मरण में क्या है, अविदित विवेक, मतलब विवेक नहीं है। तो एक तरह से गए अविवेक में, अग्रहण में गए, अज्ञान में गए, एक पूर्व पक्ष है बना रहे। तो कह रहे हैं कि चलो भैया अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि चलो मान रहा हूं कि आपने खंडन कर दिया, बोल दिया, कह दिया, प्रमाणित कर दिया कि चेतन व्यवहार अज्ञान पूर्वक नहीं है, लेकिन किंतु अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक एवं। कैसा है यह चेतन व्यवहार, तो ग्रहण स्मरण में विदित अविदित विवेक, विवेक का ज्ञान नहीं हो, विवेक विदित नहीं हुआ, अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक। ठीक है, कहा चेतन व्यवहार इति चेतमयी, ये अपने पक्ष की बात की है। फिर अज्ञान में ले गए कि चलो भैया मान रहा हूं कि चेतन का व्यवहार जो है ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, एतद्रूप होता है, ये भी तो उसी कोटि में रहा है। ठीक है, किंतु अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक, अलग ग्रहण और स्मरण में वो विवेक उनको विदित नहीं, अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक एवं चेतन व्यवहार इति चेत निवम। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो नहीं कह सकते, क्यों कि न ही रजत प्रातिपदिकार्थ मात्र स्मरणम प्रवृत्तौ उपयुज्यते। कह रहे हैं कि रजत प्रातिपदिकार्थ स्मरणम प्रवृत्तौ न उपयुज्यते, प्रवृत्ति में प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मतलब शुद्ध रजत ज्ञान है, उसको कहाँ ज्ञान है, हट्टस्थ रजत। तो हट्टस्थ रजत को मैं जानता हूं, हट्टस्थ रजत का ज्ञान है, तो क्या मतलब हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी जानने को। शास्त्रों के अनुसार मैं जानता हूं, पुराणादि के कथाओं के अनुसार, वेद के अनुसार कि मोक्ष है कोई चीज, मोक्ष स्वर्ग कोई चीज है, उसको पाने के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है, न पुनरागमन, पुनरागमन नहीं होता। तो क्या हमारी प्रवृत्ति हो जा रही है? ऐसा हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको ज्ञान ना हो मोक्ष इत्यादि के विषय में कि मोक्ष नामकम अस्ति किमपि वस्तु, तो सबकी प्रवृत्ति होने लगेगी। दुकान में मिठाई रखी गई है, इसका मतलब ये है कि सबकी प्रवृत्ति हो जाएगी खाने के लिए, ऐसा तो होता नहीं। तो कह रहे नहीं रजत प्रातिपदिकार्थ मात्र स्मरणम प्रवृत्त उपयुज्यते। शुद्ध रजत ज्ञान, केवल रजत का ज्ञान प्रवृत्ति में हेतु नहीं हो सकता। प्रवृत्ति में हेतु क्या है? इदंकारास्पदाभिमुखी खलु रजतार्थिनाम प्रवृत्ति ही इति अविवादम। रजतार्थिनाम प्रवृत्ति ही कैसी है? इदंकारास्पदाभिमुखी, वो सामने रजत समझ रहा है तब प्रवृत्त हो रहा है, यहां गिरा हुआ है, ये रजत दिख रहा है, ये नहीं कि रजत का ज्ञान नहीं, रजत का ज्ञान है, वो बाजार में हट्टस्थ रजत को जानता है, लेकिन सामने देख रहा है। जैसे आप जानते हो कि बैंक में इतने पैसे रहते हैं, तो आपको आपकी प्रवृत्ति होती है क्या जाने के लिए, लेने के लिए? सामने यदि आपके 500 रुपया 2000 का नोट गिरा तब ना आपकी प्रवृत्ति होगी, देखो ये गिरा है, उठाओगे या जो भी,
कुछ लोग उठाते, कुछ लोग नहीं उठाते, ये अलग विषय है। ठीक है, तो यह प्रवृत्ति कैसी है? शुद्ध रजत ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होने वाली है। यह प्रवृत्ति रजतार्थी की कैसी है? इदंकारास्पदाभिमुखी खलु रजतार्थी नाम प्रवृत्ति अभिवादम। रजतार्थी की जो प्रवृत्ति है इदंकारास्पदाभिमुखी है, यह अभिवाद है। तब कहने का अब यहां बन रहा है पूर्व पद, कथम चायम इदंकारास्पदे प्रवर्तेत यदि न तदिच्छेत। कह रहे हैं कि यदि रजतार्थी रजत की इच्छा ही ना करे तो कैसे उसकी इदंकारास्पद में प्रवृत्ति हो? हमको लड्डू खाने की इच्छा ही नहीं तो हम दुकान में क्यों जाएंगे? जब इच्छा होगी तब हम जाएंगे। या लड्डू दुकान में जाए या घर में बना हो, अलमारी उलमारी से निकालना हो, खाने की इच्छा होगी तब ना निकालेंगे, तो रखा पड़ा है। तो कह रहे कथम चायम इदंकारास्पदे प्रवर्तेत यदि तू न तदिच्छेद। अयम मतलब रजतार्थी, रजत ग्रहण समुत्सुक जो है, यह यदि रजत की इच्छा नहीं कर रहा है तो कैसे इदंकारास्पदे प्रवर्तेत, कैसे प्रवृत्ति होगी उसकी? अन्यत इच्छति अन्यत करोति व्याहतम, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान क्या है? व्याहत है, परस्पर विरोधी है। अन्य की इच्छा हो रही है, अन्यत्र प्रवृत्ति हो रही है, रजत की इच्छा हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है इदंकारास्पद में, या दोनों तो विरोधी हैं। परस्परम व्याहतम खंडितम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अन्यत इच्छति अन्यत करोति व्याहतम न च इदंकारास्पदम रजतमिति जानीयात कथम रजतार्थी तदिच्छेद। कह रहे हैं कि इदंकारास्पदम रजतमिति जानीयात कथम रजतार्थी तदिच्छेद, न को जोड़िए। ठीक है, यानी इदंकारास्पदम रजतमिति न जानीयात, यदि रजतार्थी इदंकारास्पद जो है वो रजत है यह नहीं जान रहा है तो कथम रजतार्थी तदिच्छेद, तब उसकी इच्छा क्यों करेगा? यदि अतथात्वेन अग्रहणात् ब्रूयात् सच प्रतिवक्तव्यः अथ तथात्वेन अग्रहणात् कस्मान् न उपेक्षेत इति। यदि कहो, यदि अतथात्वेन अग्रहणात्, यह जो अग्रहण है यह व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। अतथात्वेन मतलब अतथात्वेन मतलब अरजतत्वेन, अरजतत्वेन यह अग्रहण जो है भेदाग्रह वही अग्रहणात्। तो कैसा अग्रहण? अतथात्वेन, रजत नहीं समझ रहे हैं, अरजतत्वेन अग्रहणात् व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है कि ब्रूयात्, ऐसा कहो तब प्रतिवक्तव्य अथ तथात्वेन अग्रहणात् कस्मान् नोपेक्षेत, तब रजतत्वेन जो अग्रहण है वह निवर्तक होगा। जब वह अरजतत्वेन अग्रहण जो प्रवर्तक हो रहा है तर रजतत्वेन जो अग्रहण है वो निवर्तक होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यदि हम कहे, देखिए अग्रहण का ये विशेषण है अतथात्वेन तथात्वेन, न अरजतत्वेन अरजतत्वेन। यदि हम कहे कि अरजतत्वेन अग्रहण जो है व्यवहार का प्रवर्तक है तो रजतत्वेन अग्रहण व्यवहार का निवर्तक होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहे कि यदि अतथात्वेन अग्रहणात् इति ब्रूयात् सच प्रतिवक्तव्यः अथ तथात्वेन अग्रहणात् कस्मान् न अपेक्षेत इति सोयम उपादानोपेक्षाभ्याम अभिमतः आकृष्यमाणः चेतनः व्यवस्थितः अव्यवस्थितः इदंकारास्पदे रजत समारोपेण उपादान एव व्यवस्थाप्यत इति भेदाग्रहः समारोपोत्पादक क्रमेण चेतन प्रवृत्ति हेतु। तो अब कह रहे हैं कि सोयम उपादानोपेक्षाभ्याम अभिमता, तब यह चेतन कहां पड़ गया? उपादानोपेक्षाभ्याम अभिमता यानी प्रवृत्ति निवृत्तिभ्याम अभिमता आकृष्यमाणः, प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्कर में पड़ के यह चेतन कैसा हुआ? अव्यवस्थितः, किं कर्तव्य विमूढ़ हो गया। तब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, जब चेतन ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया तब क्या करेगा? तब हल्का मचाएगा। क्या तो कह रहे हैं? सोयम, सोयम मतलब चेतना,
स्वयं उपादानोपेक्षाभ्याम अभिमतः आकृष्यमाण, सब चेतन के विशेषण है ना। स्वयं उपादानोपेक्षाभ्याम मतलब प्रवृत्ति निवृत्तिभ्याम, अभिमतः आकृष्यमाणः चेतनः अव्यवस्थितः इदंकारास्पदे रजत समारोपेण उपादान एव व्यवस्थाप्यते इति भेदाग्रह समारोपोत्पादक क्रमेण चेतन प्रवृत्ति हेतु। तब इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप से गृहीत होता हुआ यह चेतन आकृष्ट होता हुआ इनके चक्कर में फंस के अव्यवस्थित किम कर्तव्य विमूढ़ यह जो चेतन है, यह चेतन इदंकारास्पदे रजत समारोपे रूपेण उपादान एवं व्यवस्थाप्यते। तब इदंकारास्पद जो वस्तु है उसमें इदंकारास्पदे रजत का समारोप करके, आरोप करके, पूर्ववर्ती वस्तु सुक्ति का आदि में रजत का क्या करके आरोप करके वह भेदाग्रह जो है चेतन प्रवृत्ति का हेतु होगा। ठीक है, जो कहा बात चली थी किम आरोपोत्पादक क्रमेण अनुत्पादिता रूपक क्रमेण, अब उसको कह रहे हैं। तब यह चेतन जब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया तब व्यवस्था बनाएगा क्या, तो कह रहे हैं यहाँ कि इदंकारास्पद जो भी है उसमें रजत का समारोप करके कौन कर रहा है, भेदाग्रह, मतलब रजत को उत्पन्न करके रजत ज्ञात है, समारोप, क्योंकि हमारे यहाँ अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, तात्कालिक होता है, रजत को उत्पन्न करके वेदांत की भाषा में तब वह व्यवहार चेतन के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु होगा भेदाग्रह, तब चेतन उधर प्रवृत्त होगा। मतलब वहां रजत उत्पन्न हुआ, यह बुद्धि होनी चाहिए चेतन को, तब वह प्रवृत्त होगा, ऐसे नहीं प्रवृत्त हो सकता। वो जानना, उसको बुद्धि होनी चाहिए कि है रजत, उठाओ 5 किलो है और इतना सारा दिख रहा है, इससे ये करेंगे वो करेंगे, तब उसकी प्रवृत्ति होगी। और रजत ही नहीं जान रहा है तो क्यों प्रवृत्ति होगी, बात समझ में आई। तो वही कह रहे हैं कि सोयम उपादानोपेक्षाभ्याम अभिमतः आकृष्यमाणः चेतनः व्यवस्थितः इदंकारास्पदे रजत समारोपेण उपादान एव व्यवस्थाप्यत इति भेदाग्रह समारोपोत्पादक क्रमेण चेतन प्रवृत्ति हेतु। ठीक, तथा ही भेदाग्रहात् इदंकारास्पदे रजतम समारोप्य तज्जातीयस्य उपकार हेतु भावम अनुचिन्त्य तज्जातीयतया इदंकारास्पदे रजते तमनुमाय तदर्थी प्रवर्तते इति आन पूर्व्यम सिद्धम। यानी तथा ही करके बता रहे हैं, एकदम सार बता देंगे क्या कि भेदाग्रहात् इदंकारास्पदे रजतत्वम समारोप्य, स्पष्ट है, इदंकारास्पद जो भी हो उसमें रजतत्वम समारोप्य, किससे, भेदाग्रहात्, वही हेतु बन रहा है, प्रयोजक बन रहा है। भेदाग्रह होने के कारण रजत और सुक्ति का भिन्न भिन्न ज्ञान न होने से, भेदाग्रह होने से वह भेदाग्रह जो होगा इदंकारास्पदे रजतत्वम समारोप्य, यानी रजतम अस्ति अत्र इति एतादृशीं भावनां मनसि कल्प्य। ठीक है, रजतत्वम समारोप्य तज्जातीयस्य, यानी रजतत्व जातीयस्य उपकार हेतु भावम अनुचिन्त्य, यह हमारे उपकार हेतु का के लिए है, यानी उसमें क्या भावना कर रहा है, उपकार हेतु भाव की चिंतन कर रहा है, नहीं यह हमारा उपकारक है, इसको लेंगे तो हम हनुमान जी का मुकुट बनवा लेंगे, अंगूठी बनवा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे इत्यादि, या किसी के सर पे उठा के मार देंगे रजत। ठीक है, तो मतलब उपकार हेतु भाव की मतलब भावना कर रहा है कि ये हमारा उपकारक है, इदम मदिष्ट साधनम, इस प्रकार की वो भावना कर रहा है ना। तो भेदाग्रहात् इदंकारास्पदे रजते, इदंकारास्पदे वस्तुनि रजते पुरोवर्तिनि वस्तुनि रजतत्वं समारोप्य तज्जातीयस्य रजतत्वजातीयस्य उपकार हेतु भावम् अनुचिन्त्य तज्जातीयतया, फिर वही इदंकार जातीयतया, इदंकार रजतत्वजातीयतया इदंकारास्पदे रजते तमनुमाय,
इदंकारास्पद जो रजत है उसमें तमनुमाय, तमनुमाय मतलब उपकार हेतु भावम अनुमाय, उपकार हेतु भाव का अनुमान करके, क्या अनुमान करेगा, इदम मदिष्ट साधनम रजत जातीयत्वात् आपणस्थ रजतवत्, या हमारे इष्ट का साधन है जो रजत जातीय होने के कारण आपणस्थ रजत के समान, इस प्रकार की भावना वो कर लिया है ना। भेदाग्रहात् इदंकारास्पदे वस्तुनि पुरोवर्तिनी वस्तुनि रजतत्वं समारोप्य, रजतत्व की कल्पना करके तज्जातीयस्य रजतत्व जातीयस्य उपकार हेतु भावम अनुचिन्त्य तज्जातीयतया रजतत्व जातीयतया इदंकारास्पदे रजते तमनुमाय, मतलब उपकार हेतु भावम अनुमाय, यानी इदम मदिष्ट साधनम रजत जातीयत्वात् आपणस्थ रजतवत्, इदम मदिष्ट साधनम रजत जातीयत्वात् आपणस्थ रजतवत्, हाँ, तमनुमाय उपकार हेतु भावम अनुमाय तदर्थी प्रवर्तते इति आनुपूर्व्यम सिद्धम, तदर्थी रजतार्थी प्रवर्तते, तब वह जाकर के रजतार्थी जो है उस पूर्ववर्ती वस्तु में प्रवृत्त हो रहा है। समझ में आया? तो ये प्रवृत्ति का कारण है, यानी क्या निकला, रजतत्वं समारोप्य भेदाग्रहः रजतत् पुरोवर्तिनी वस्तुनि सुक्तिकादौ इदन्तया यस्य निर्देशः अस्माभिः क्रियते तत्र ही वस्तुनि पुरोवर्तिनी रजतत्वं समारोप्य रजतार्थी भेदाग्रहः प्रवर्तयति रजतार्थिनं तत्र, रजतार्थी तत्र प्रवर्तते, रजतार्थी तत्र प्रवृत्तो भवति, ठीक है। अनुत्पादित रूपक्रमेण न अपितु रजतत्वं समारोप आरोपोत्पादक्रमेण इदमेव आह वाचस्पति मिश्रः वयं तु पश्यामः चेतन व्यवहारस्य ज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्तेः आरोपोत्पादक्रमेणैव इति। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त, कल फिर चर्चा करेंगे अगली। न च तटस्थ रजत स्मृति हिरंकारास्पदस्य उपकार हेतु भावम अनुमापयितुम अर्हति इति। ठीक है, कल आज की चर्चा यहीं समाप्त, कल चर्चा करेंगे। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है।